हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज डॉक्टर स्वाति इज हियर। सो स्टूडेंट, आज जो मैनेजमेंट के पेपर के लिए एमएससी 2025 के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं 50 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके आई हूँ। ये जो टॉपिक्स है ये मोस्ट रिपीटेटिवली एग्जामिनेशन में, मैनेजमेंट के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो बार बार इन टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे देखे गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। सो स्टूडेंट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए और सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करने के लिए मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स लेके आई हूँ मैनेजमेंट का। सो यहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट, जो आपकी न्यू बैच है वो 13 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे आप लोगों को एक डिस्काउंट मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है, दैट इज 8000 रुपीज़ में आप लोगों को, आप अगर पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपको पेपर 1 भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, किस तरीके से प्रिपरेशन कराया जाता है, किस तरीके से आपका एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में आप लोगों का अच्छे तरीके से एक पेपर का प्रिपरेशन हो जाएगा। और मैं गारंटी देती हूँ कि आप यहाँ 100% जिस स्ट्रेटेजी के साथ हम पढ़ाते हैं उस स्ट्रेटेजी के साथ में अगर आपने कंटिन्यू किया तो आपका 100% यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, आपको डेली लाइव लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, कंप्लीट सिलेबस नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे 100% सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही साथ यहाँ पे आपकी रिवीजन भी कराई जाएंगी। और ये जो रिवीजन रहेंगे ये आपके PYQs और आपके जो MCQs हैं, PYQs को हमने एनालाइज किया है इतने सालों से, किस तरीके से पेपर वो लोग पूछते हैं उसके रिगार्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने MCQs को भी, जो एक्सपेक्टेड MCQs है, हम लोगों ने उसको प्रिपेयर किया है। तो ये दोनों का डिटेल एक्सप्लेनेशन प्लस इसका एक मैराथन सेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा, मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी। इस तरीके से आप लोगों का एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। 4000 प्लस MCQ सीरीज आप लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने ऐप में है, और उसके अलावा भी हम लोग यहाँ पे हमारे मैराथन सेशन और MCQ सीरीज कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को, अगर आप रजिस्टर करते हैं तो पेपर 1 आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई क्वेरीज है तो आपको व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे किस तरीके से आप लोगों को मैनेजमेंट के पेपर के लिए प्रिपेयर करना है और किस तरीके से आप लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन की ऐप को डाउनलोड करना है, किस तरीके से आप लोगों को डेमो लेक्चर मिल जाएगी, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को एट द एंड ऑफ द सेशन में डिटेल में बताऊंगी। सो लास्ट तक के बने रहिए क्योंकि आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो एक हमें क्या होता है ना, हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपरेशन करना होता है। अगर हम लोगों ने एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपरेशन किया, स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो किया, तो आपका जो सेट है, जो एग्जामिनेशन है, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं दूंगी और 100% गारंटी में आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी। चलिए फिर हम लोग हमारे यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, यूनिट नंबर 1 जो है आप लोगों का मैनेजमेंट का, वो है मैनेजमेंट फंक्शन एंड कॉन्सेप्ट। सो ये जो यूनिट है ना, ये आप लोगों का जो कॉमर्स का यूनिट है उससे भी ये सिमिलर है, क्योंकि इसमें सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। जैसे आप लोगों की इकोनॉमिक्स हो गया जो कॉमर्स में होता है, तो आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का पेपर ही नहीं, कॉमर्स के पेपर में भी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो मोस्ट रिपीटेटिव मैनेजमेंट में पूछे गए हैं, तो उनकी भी स्टडी हम लोग यहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिपरेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखो, सबसे पहले जितना एनालिसिस अभी मैंने भी किया है, जो मैनेजमेंट का पेपर 9th ऑफ जैन को जो हुआ है, वहाँ पे भी मैंने आपको बार बार बताया है कि यहाँ पे आप लोगों का थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैनेजमेंट की जो भी प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। थ्योरी जितनी भी दी हुई है वो सारी थ्योरीज आप लोगों को करनी है। ठीक है, जितने पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो तो आपको 100% सिलेबस तो कवर करना है, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से करना है, ताकि आप लोग के एग्जाम में ये आता ही है, देखा गया है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को स्टाफिंग को अच्छे से करके जाना है। देन उसके बाद में आप लोगों का कम्युनिकेशन में जब आएंगे तो कम्युनिकेशन के प्रोसेसेस को बहुत पूछा गया है। ठीक है, तो प्रोसेसेस की स्टेप्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद में हम लोग जब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द डिसीजन में, तो आप लोगों का टाइप्स, उसकी अथॉरिटीज़, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से करना। देन उसके बाद में सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं।
स्पैम ऑफ कंट्रोल हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये यूनिट का ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में जब हम डिमांड एनालिसिस में आएंगे तो आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंडिफरेंस कर्व की जो आप लोगों को एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया, इनके कर्व्स कैसे रहते हैं, इनका रिलेशनशिप कैसा होता है मार्जिनल कॉस्ट का मार्जिनल रिवेन्यू के साथ में, ये सारे आप लोगों को अच्छे से याद रहना चाहिए। उसके बाद में हम लोग जो मार्केट स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका प्राइस डिटर्मिनेशन, जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये ऐसे पॉइंट है जिनको स्किप नहीं करना है, बाकी तो सब करना है बट इनको बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद में हम लोग नेशनल इनकम से क्वेश्चन हमेशा बनता है, कॉन्सेप्ट उसके टाइप इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से मेजर करता है, नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे हमको पता है जो एनएनपी जो होता है, ये एनएनपी ही हमारा क्या होता है, नेशनल इनकम होता है। ओके ओके और ये एनएनपी हम किसके बेसिस पे निकालते हैं, जीडीपी। तो हमें सबसे पहले जीडीपी का कैलकुलेशन आना चाहिए, फिर जीडीपी के बेसिस पे किस तरीके से हम नेशनल एनएनपी कैलकुलेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, मेजरमेंट आना चाहिए। उसके हमें इन्फ्लेशन में जब हम लोग आएंगे गाइस, तो इन्फ्लेशन में आपको सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा क्वेश्चन देखा जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे पॉइंट्स है जिनको आपको बहुत अच्छे से करके जाना। चलिए हम यूनिट नंबर 2 में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो इसमें से इस यूनिट में से आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने कहा थ्योरी, ये आपको किसी भी यूनिट में अगर आपको थ्योरी दी है तो उससे क्वेश्चन हमेशा बनेगा। तो ओबी की थ्योरी हमेशा देखी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें बहुत बार आप लोगों को मैचिंग कॉन्सेप्ट वाला, मतलब मैच करना, उसके ईयर से मैच करना, या फिर जो थ्योरी है वो किसने प्रोपाउंड की वो मैच करना, ऐसे देखा गया। ठीक है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब चीज़ें। देन उसके बाद में जब इंडिविजुअल बिहेवियर में आते हैं तो यहाँ पे एक मोटिवेशनल थ्योरी है। ठीक है, ये मोटिवेशनल मास्लो की थ्योरी, मास्लो हायरार्की थ्योरी। ओके, सो ये मोटिवेशनल थ्योरी जो है ये हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आते हैं जब हमारा ग्रुप बिहेवियर। तो ग्रुप बिहेवियर में जो मैक्सिमम टाइम देखा गया है वो है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ये वाला जो है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस से क्वेश्चन हमेशा देखे गए हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन इसके बाद में आते हैं इमोशनल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, इमोशनल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट हमारा जब लोग ऑनलाइन से जस्टिस में आते हैं तो अब पे विस्टल ब्लोइंग। ठीक है, इससे क्वेश्चन हमेशा देखा गया, तो इसके मीनिंग आप लोगों को कि एक्चुअली ये क्या बोलता है, विस्टल ब्लोइंग के किस बारे में हमको बताता है, तो ये आपको बेसिक चीजें पता रहनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, उसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, परसेप्शन, इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। तो ये हम लोगों को मेजरली हम लोग क्या करेंगे, इन जो टॉपिक्स है इनको अच्छे से, बहुत अच्छे से कर लेंगे। देन उसके बाद में जॉब एनालिसिस में आप लोगों का जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, किसको हम जॉब एनलार्जमेंट बोलते हैं, किसको हम जॉब एनरिचमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 2 का इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं जो हमारा यूनिट नंबर 3 है। तो देखो यूनिट नंबर 3 में क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस स्कोर बोर्ड। ठीक है, तो बैलेंस स्कोर बोर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में हमारा आ जाता है ये परफॉर्मेंस अप्रेजल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल से अभी तक के हम लोग को 360 परफॉर्मेंस अप्रेजल से बहुत क्वेश्चन थे। अब एक जो 720 वाला जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से करना है। क्या डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है 360 एंड 720 में। उसके बाद में यहाँ पे और दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं आपके, एक होता है एक हॉलो इफेक्ट और आपका हॉर्न इफेक्ट। ठीक है, सो इसमें से निगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव क्या आता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीजें। देन एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट में जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों का वर्क लाइफ। ठीक है, ये देन इसके बाद में इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में डिस्प्यूट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्प्यूट हो गया, ग्रीवेंसेस कैसे मैनेज किया जाता है मैनेजमेंट के थ्रू, लेबर वेलफेयर में क्या आता है, सोशल सिक्योरिटीज में क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
देन आप लोगों का ट्रेड यूनियन हो गया, कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गई। तो ठीक है, इनमें आप लोगों को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखे गए हैं। इसमें मैंने जो देखा गया, जितना मैंने एनालिसिस किया है, तो इसमें ना मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन से तो नहीं, बट इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखे गए हैं। आपको कोई कंडीशन दी रहेंगी, कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें आपको असर्शन रीजन हो गया, ट्रू करेक्ट और इनकरेक्ट हो गया, इस तरीके से। देन हमारा ग्रीन, ये वाला ग्रीन एचआर है। ठीक है, एक और आपको याद रखना है, जो EPRG मॉडल होता है, उस मॉडल को भी आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग जो यूनिट नंबर 4 है, वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो इंपॉर्टेंट हो ही गया, उसके स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट हो गए, किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में किस तरीके से रेशियो एनालिसिस क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेशन है। फंड फ्लो में आप लोगों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो वर्किंग कैपिटल। ठीक है, जो वर्किंग कैपिटल होता है उसका कैलकुलेशन क्या होता है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वो सारी चीजें। उसके में कैश फ्लो एनालिसिस, देन उसके बाद में ड्यूप एनालिसिस से तो क्वेश्चन देखे गए हैं। देन उसके बाद में हम लोग जब आ जाते हैं, इसमें एक चीज जो आपका प्रिपरेशन, जो कॉस्ट शीट जो होता है, इसमें मैनेजरियल कॉस्ट, जो आपका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखे गए हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस कॉस्टिंग में जो मैक्सिमम टाइम जो पूछा गया वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न फॉर्मेशन में आप लोग कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर की, रिलीवेंस थ्योरी, इररिलेवेंस थ्योरी। देन इसका मैं डिविडेंड की थे, डिविडेंड थ्योरी, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बजटरी में बजटरी काउंटर टाइप्स ऑफ है, जीरो बेस्ड बजटिंग। ठीक है, लिवरेजेस का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, क्या होता है डिफरेंस लिवरेजेस के बीच में। मोस्ट ऑफ द टाइम मैच द पेयर से क्वेश्चन मैच करके पूछा जाता है, मैच पेयर में ज़्यादा देखा है। उसके बाद में ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इंडिफरेंस का तो यही, इंडिफरेंस का तो हमारा फर्स्ट यूनिट में ही आ जाता है, इंडिफरेंस लेवल। ठीक है, सो आपका ब्रेक इवन, फाइनेंशियल में ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इंडिफरेंस लेवल क्या होता है, इस बारे में तो देखा जाए तो हमारा जो यूनिट नंबर 4 है, ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, और अभी कोई ऐसा फिक्स नहीं रहा कि इस यूनिट से इतने ही क्वेश्चन आएंगे, तो वो कहीं से भी किसी को भी ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं। तो जनरली जब वो वेटेज दिया जाता है, वो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, आपका OB हो गया, और आपका अकाउंटिंग हो गया मैनेजमेंट के केस में, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, उसके बाद में जब कैपिटल बजटिंग मैनेजमेंट में जब देते हैं, तो हम लोग को टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी जो है, वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, इनका बेसिक चीज़ें, शेयर का वैल्यूएशन क्या होता है, फॉरफिचर शेयर की एंट्री क्या होती है, ये चीज़ें। देन उसके बाद में हम लोग कैपिटल बजटिंग तो देखा है, इसमें अनसर्टिनिटी एनालिसिस एक करके होता है, मेथड होती है, ये थोड़ा सा अच्छे से करना होगा आपको। ठीक है, देन उसके बाद में डिविडेंड में आ जाते हैं, तो डिविडेंड की थ्योरी ऑब्वियसली जहाँ पे भी आपको थ्योरी मिले उसको तो एकदम बाय हार्ट अच्छे से कर लो। देन उसके बाद में यहाँ पे हम लोग आ जाता है जो लिवरेज के बाय आउट जो होते हैं ना, टेक ओवर्स कब करता है, बाय आउट कब होता है, इस बारे में। ठीक है, उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपका कैपएम की थ्योरी और APT, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने हमेशा देखा है। डेरिवेटिव्स में आप लोगों का आ जाता है आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट फैक्टरिंग को बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में थोड़ा सा एक ये जो पॉइंट है इसको स्किप मत करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं जो यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 6 में यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो मैनेजमेंट, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और मार्केटिंग जो होता है, ये पर्टिकुलर यूनिट आपका 30% पेपर कवर करता है। सो ये पूरा का पूरा यूनिट आपका इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से जो आपका अकाउंटिंग वाला है वो 25% कवर करता है, जो हमने पहले देखा था। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये 25% आपका पेपर कवर करता है, तो ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसमें आप लोगों को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में उसकी प्रोसेस अच्छे से करना है, टाइप्स अच्छे से करना है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपका पेस्ट, ठीक है, उसके बाद में पोर्टर्स के जितने भी अप्रोचेस है वो। इंटरनल में आएंगे तो हमारा वैल्यू चेन एनालिसिस हो गया, स्वाट एनालिसिस हो गया, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन में ये इंपॉर्टेंट है। रिट्रेंचमेंट की जो है प्रोसेस वो क्या होती है,
देन उस बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस में BCG मैट्रिक्स हो गया, JE मॉडल हो गए, एंसरॉफ के प्रोडक्शन हो गए, ग्रोथ मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स हो गए। ये तो मतलब आपको बहुत अच्छे से करके जाना ही है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जब आते हैं, ये आपका मैकले का 7 फ्रेमवर्क, यहाँ से जो आपका स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ से। उसके बाद में आपका मार्केट सेगमेंटेशन में जब हम लोग आए तो ये मार्केट सेगमेंटेशन थे। प्रोडक्ट एंड प्राइस डिसीजन में जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे आपका लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे आप लोगों के 4 P's हो गए, 4C हो गए, 7 P's हो गए, ठीक है। तो ये अच्छे से करना है। इनका जो भी आपको दिया, जो है आपको दिया, जो 4P में आप लगा प्रोडक्ट प्राइस प्रेस प्रमोशन, फिर 7 आया तो उसमें क्या ऐड हुआ, पीपल ऐड हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद में प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग डिसीजन में तो मैंने आपको बताया। देन उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं, ये आ रहा VMC, वर्टिकल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, आपकी IMC, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में आप लोगों का एक और होता है मायोपिया, मार्केटिंग मायोपिया, ठीक है। ये जो मार्केटिंग मायोपिया है, ठीक है, इसको अच्छे से करना है। इसमें क्वेश्चन देखा गया आपका। एक गोरिल्ला मार्केटिंग भी होता है, गोरिल्ला मार्केटिंग, ठीक है। ठीक है, गोरिल्ला मार्केटिंग करके होता है, ठीक है। उससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने भी टाइप्स होते हैं। उसके बाद में आपका वीरो मॉडल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट को इस हम लोग जो यूनिट नंबर 7 है उसको देख लेते हैं। यूनिट नंबर 7 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगेन जहाँ थ्योरी दिखे सबसे पहले उसको राउंड करो, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आप लोगों की कंज्यूमर इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर की जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का ब्रांड इक्विटी, जो आपका ब्रांड मैनेजमेंट का पोर्शन है, वो बहुत अच्छे से करके जाना। देन लॉजिस्टिक में जब हम लोग आते हैं तो लॉजिस्टिक में जितने भी ड्राइवर्स दिए हुए आप लोगों को, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देन उसके बाद में हम लोग आते हैं हमारा ये देखो, जो मैं आपको नहीं हाईलाइट कर रही हूँ वो तो पढ़ना ही है एक, बट ये जो मैं बता रही हूँ इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, सर्विस फॉर्म के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, इसको करके जाना ही है। कस्टमर रिलेशनशिप में आप लोगों का उसकी प्रोसेस क्या होती है, वो किस स्ट्रेटेजी से फॉलो करती है, और उसकी वैल्यूज, ठीक है। रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन देखे गए। रिटेल मार्केटिंग में आए तो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके टाइप्स। रिटेल मार्केटिंग के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं। देन उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं एमर्जिंग में आप लोगों का डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप लोगों का ग्रीन मार्केटिंग एज यूजुअल। देन उसके बाद इंटरनेशनल मार्केटिंग में आप लोगों का एंट्री मोड डिसीजन, एंट्री मोड डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ठीक है। देन उसके बाद जो हम लोग यूनिट नंबर 8 में आएंगे तो यूनिट नंबर 8 में देखो, यहाँ पे आप लोगों का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन, उसके फॉर्मूले, डिस्पोर्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। मैच द पेयर में कभी कभी इसका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बिनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मैंने बहुत देखे हुए, ठीक है। तो इसके बाद में पावर डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद में जब हम लोग सैम्पलिंग में जब आएंगे तो सैम्पलिंग में उसकी प्रोसेसेस क्या है, किस टेक्निक से कैलकुलेट किया जाता है। देन उसके हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप लोगों के ये टी टेस्ट, जेड टेस्ट, टाइस के तो इम्पॉर्टेंट है ही। साथ में जो आपके हाइपोथेसिस के जो एरर्स हैं, आपका टाइप 1 एरर हो गया, टाइप 2 एरर हो गया, ठीक है। देन अल्फा किसको, बीटा किसको बोलते हैं, अल्फा किसको, 1 माइनस बीटा क्या होता है, 1 माइनस अल्फा क्या होता है, पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। देन कोरिलेशन रिग्रेशन में थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, या फिर फॉर्मूला दिया जाएगा वो पूछा जाएगा। EPRG मॉडल इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। देन उसके बाद में स्केड्यूलिंग द लोड सीक्वेंस ऑफ द मॉनिटरिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट से क्वेश्चन देखे गए हैं। कैश जो होता है हमारा मैनेजमेंट का, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में जो थेरीज है, पर्ट थेरी हो गया, कैपम थेरी हो गई, क्यू डिस्ट्रीब्यूशन थेरी, ये थेरीज हो गई, तो ये थेरीज हमारी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इंटरनेशनल बिजनेस में आप लोगों का आ जाता है, आप लोगों का जैसे यहाँ पे मॉडल्स पूछ लिया, ठीक है,
मॉडल्स हो गया, उसके बाद में आप लोगों की थेरीज हो गई, उसके बाद में आप लोगों का थेरीज में आपकी आईआईएस की थेरीज हो गई। हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीओपी को बहुत अच्छे से करना, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का डायरेक्ट मार्केटिंग, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक्जिम पॉलिसी जो है, एक्जिम पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर्स का इंपॉर्टेंट, आईएमएफ, ठीक है, आईएमएफ का इंपॉर्टेंट है। डीएसएस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका बिग डेटा जो होता है वो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन हम लोग हमारे जाते हैं यूनिट नंबर 3 में, तो थेरीज एंड प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। देन उसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप में आप लोगों का जो प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप ये इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन में आप लोगों का, इसमें याद रखना है एक जीएटीएस होता है, ठीक है, ट्रिप्स हो गया, ट्रिम्स हो गए, ठीक है, ये वाला भी अच्छे से करके जाना है। देन टाइप्स ऑफ द इनोवेशन ऑफ द बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट है। देन प्रोसेस ऑफ टेक्निकल्स हो गया, उसके बाद में करंट हो गया, द माइक्रो एंड स्मॉल स्केल हो गया, ठीक है, एसआईआई हो गया। उसके बाद में आप लोगों का रीजंस हो गया, रिहेबिलिटेशंस हो गए, ये इससे क्वेश्चन देखे गए हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको बहुत अच्छे से करना है गाइस। अभी मैं आप लोगों को बता किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। ग्लोबल ऑनलाइन केस में जाके आप लोगों को जस्ट इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर से, अपने रजिस्टर मोबाइल से रजिस्टर करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे एक यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा, एमएस सेट कॉमर्स का सर्च कर लो। वो मिलने के बाद में आप लोगों को, आप रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको यहाँ पे यूनिट वाइज फोल्डर मिल जाएंगे, वीडियो वगैरह सब ये अच्छे से अवेलेबल है। सो ठीक है गाइज, अपन मिलते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत जल्दी। ओके, सो वी आर एंडिंग ओवर।